गुड मॉर्निंग प्रतीक। थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का। गुड मॉर्निंग सर। देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। फैराडेज लॉज पढ़े थे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए डाल देता हूँ यहाँ पर, आप लोग ट्राई करो। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो और एक ये वाला ट्राई कर लो। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ऑल राइट, किसी का आंसर आया? तो ये वही इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, फैराडेज लॉज को अप्लाई करने का। इसमें आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं। ऑब्जर्व करना। एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट कम। हाँ, ऑल राइट, जैसा मैं कह रहा था, किस तरीके से हम लोगों को ये सवाल सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिंक का दिया हुआ है एंड आफ्टर डेपोजिशन आपसे पूछा है कितना जिंक का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जिंक 2+ आयंस का, ठीक है, जिंक 2+ आयंस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.16 मोलर, ठीक है। इम्प्लाइज मोल्स ऑफ जिंक 2+ कितने रहेंगे यहाँ पर 0.3, क्योंकि 300 ml है, इंटू 0.16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू IT/96500। एंड यहाँ पर एक कुछ नया चीज आपके सामने दिया हुआ है कि 90% एफिशिएंसी के साथ में ये सेल ऑपरेट करेगा। तो ये एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लगाते हैं। दिस ईटा इज द सिंबल, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ETA, दिस इज द सिंबल फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ IT/96500 के पहले आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 90%, मतलब 90/100 इंटू आई आपको दिया हुआ है 1.7 एम्प एंड 230 सेकेंड्स के लिए ऑपरेट करा है। तो ये आपको इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ जिंक इनटू इसका एन फैक्टर विच विल बी 2, ठीक है। तो अब आप इसको कंप्यूट करो, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा 96500 इंटू 0.9, सो 0.036 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 0.0118 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ जिंक आ जाएंगे 0.0018, ठीक है। और इनिशियली जिंक 2+ कितना था, यहाँ पर आप देखोगे 0.048, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा दैट जिंक 2+ लेफ्ट इन सोल्यूशन कितना हो जाएगा,
ठीक है, लेफ्ट इन सोल्यूशन वुड बी द इनिशियल मोल्स 0.048 माइनस कितना डिपॉजिट हो गया 0.0018। तो ये वैल्यू माइनस 0.048, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 0.046। ठीक है, बेटर होता कि मैं मिली मोल्स में एनालिसिस कर लेता इसका। ठीक है, अगर मिली मोल्स में एनालिसिस करता, यहाँ पर भी देखो जैसे एक्चुअली इसी तरीके से करा गया है। तो अब अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, ठीक है, जिंक 2+ का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम के बारे में तो बोला जा रहा है कोई चेंज ही नहीं है, तो वॉल्यूम आपका सेम 0.3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका 0.154 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितना जिंक 2+ सोल्यूशन में बचेगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? इसमें एक जो नई चीज आपको देखने को मिली होगी वो ये देखने को मिली होगी, एफिशिएंसी फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। इसमें तो ऊपर वाले का आंसर दिखाना दोनों। हाँ, देखो फैराडेज लॉज वाला जो पार्ट है ना, वो काफी आसान सा पार्ट है। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट रहेगा गैल्वेनिक सेल का, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, और तीसरा कंडक्टेंस वाला। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हम लोग पूरा देख चुके हैं, एंड वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नर्स इक्वेशन अप्लाई करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट वीकर है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है वो, पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट थोड़ा इजी है, और इसका पिछले वाले पार्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। सिर्फ एक वो जो सीरीज है कि कौन पहले डिपॉजिट होगा कौन बाद में डिपॉजिट होगा, वो वाला पार्ट एक बस आपको पुराने वाले से लिंक करता हुआ याद रखना है। अदरवाइज इस वाले पार्ट में जैसा आपने नोटिस करा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा और उसका कितना क्वांटिटी रहेगा, वो सब चीज़ें थोड़ी अलग ही हैं, और वो आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम, वो काफ़ी आसान आसान थे। अभी मैंने 2 क्वेश्चन जो लिए हैं ये थोड़े डिफिकल्ट लिए हैं। ठीक है, ये एवरेज लेवल के क्वेश्चन हैं, एवरेज डिफिकल्टी के वाले हैं, एकदम ईजी वाले नहीं है। अब ये वाला तो देखो जैसे थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करोगे तो इसमें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन ये होता है। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन होता है, इससे ये कहाँ जा रहा है, एनिलीन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो ये +3 से -3 जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होगा।
या फिर मैं इसको थोड़ा सा पहले इजी कर देता हूँ। पहले आप एनर्जी की जगह मुझे इतना बता दो कि कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, पहले मुझे क्वांटिटी ऑफ चार्ज बता दो। एक्चुअली हाँ, मतलब ठीक है, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। फिर दूसरे पार्ट पे आना। ठीक है, पहले पार्ट का एक बार ट्राई करो, दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन होगा, और ये होगा C6H5NH2, ये एनिलीन होगा। ठीक है, इसका 12.3 ग्राम्स है। इतना हिंट दे दिया मैंने। देखो कैसा रहेगा, इसमें मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन should be equal to eta into charge in coulombs upon 96500, राइट। ये राइट हैंड साइड में ऐसे लिख सकता हूँ। अब इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब मोल्स कितने रहेंगे? 12.3 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 123। 123। ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है, दिख रहा है। +3 से -3 जा रहा है ना नाइट्रोजन, और एक ही एटम है नाइट्रोजन का। ठीक है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी दी जा रही है 50/100, एंड चार्ज इन कूलम आपको निकालना है डिवाइड बाय 96500। तो इससे आपको चार्ज मिल गया 0.1 इंटू 6 इंटू 96500 इंटू 2, राइट। सो ये कितना आ गया? लगभग 115,800 कूलम्स। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है, वो आपको अभी शायद नहीं आता है लिखना। इट इज Q इंटू वी। कितना चार्ज कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पास हो रहा है, और 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो ये जूल्स में आपका इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 347.4 किलो जूल्स। ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पर। सो ये 347.4 किलो जूल्स आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर?
ठीक है, ये थोड़ा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन करा दिया जहां पर फैराडेज लॉज को आपको अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा एक दो चीजें एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस अब समझ में आ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूं आपको। हम्म, यहाँ पर लेट मी फाइंड, ये वाला कर लो। चलो, ये थोड़ा सा आसान सा ही दिख रहा है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक आध हल्का सा ट्रिक वाला क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये वाला करो चलो। हम्म, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये आना चाहिए आप लोगों को। आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आइडेंटिफाई करो क्या केयरलेस मिस्टेक करी। पर ये आप करोगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो Ag का मोलिकुलर मास बता दो कितना आ रहा है? सर। सिल्वर का मोलिकुलर मास पता नहीं। नहीं नहीं समझा नहीं, आंसर क्या है बताओ। आंसर नहीं आया, मतलब उसका मोलिकुलर मास नहीं पता। सिल्वर का? सिल्वर। हाँ। अरे 108, एटॉमिक मास इज 108 सिल्वर का। एटॉमिक वेट ऑफ Ag इज 108 ग्राम पर मोल। अब बताओ। अलग ही आ रहा है। ए ऑप्शन नहीं सर, मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा? हाँ। करना चाहिए। देखो, इसमें सिंपली आपको यही करना है, इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। सेकेंड लॉ लगाना है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज ही है ना दोनों जगह पर, एनोड कैथोड पर सेम चार्ज ही जा रहा होगा। मास अपॉन एटॉमिक वेट इनटू इसका एन फैक्टर कितना रहेगा? Ag प्लस से Ag जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना है? सॉरी 1 है ना, इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। और इक्विवेलेंट इसके लिए क्या रह जाएगा? मास 1.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 है ना। और इसका एन फैक्टर कितना होगा? ये H2O से O2 जाएगा है ना, -2 से 0 जा रहा है। तो डी। तो एन फैक्टर कितना रहेगा यहाँ पे? 4। और ये चीज ध्यान है कि नहीं, ये 2 एटम है क्योंकि ऑक्सीजन के। ओके। तो डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तभी हम लोग सही से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोगों ने ये चीज समझ ली है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ क्या होता है, कैसा होता है। अब एक बार आप लोग नोटिस करना, मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में किस तरीके से ये लॉज दिए हुए हैं, उनका भी एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना। उसमें एक दो कुछ नए टर्म्स बताए गए हैं, तो उनको कैसे यूज करना है वो आप देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी में देखना फर्स्ट लॉ कैसे दिखाया गया है। फर्स्ट लॉ इस तरीके से बोला गया है, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ बोल दिया गया है। W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। ठीक है, Z बोला जा रहा है इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, एक नया टर्म है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब एक्चुअली ये नया नहीं है, ये है तो पुराना ही, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बट ये होता क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में समझा दूंगा। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? आई जो है वो करंट होगा, ठीक है, एंड टी जो है वो टाइम होगा। ठीक है, अब आप नोटिस करना, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। हम लोगों ने ये चीज कैसे पढ़ा था? इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने ऐसे पढ़ा हुआ था। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे लिख सकते हैं।
और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिख सकते हैं, IT/96500, राइट। सो ये मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू IT। तो बस ये जो Z है ये एक्चुअली आपका किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 ही है। बस पहले कैसा होता था, पहले पुराने के ज़माने में जब फैराडे ने ये लॉ दिए थे, उस टाइम पर क्या था, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट बना नहीं था, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ थे ही नहीं, ठीक है। तो फैराडे ने जस्ट ऐसे रिजल्ट निकाला था कि जो वेट है वो कितना हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज होता है ये IT के बराबर होता है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो फैराडे ने बोल दिया था इज Z, ठीक है। और वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होता है, ठीक है। तो ये फैराडे का अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है, रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ, ठीक है। Z समझ में आया आपको, Z क्या चीज है, Z is called as electrochemical equivalent, which is basically equivalent weight of substance divided by 96500, ठीक है। और कुछ नया नहीं है, बस NCERT में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से नोटिस करना NCERT में जो, तो ये नोट करना जरूर है क्या? हाँ हाँ नोट करो ना। होगा सर। लिख लिया? हाँ। अच्छा, अब इसमें एक बार देखना कि सेकेंड लॉ NCERT में कैसे लिख रहे हैं। तो सेकेंड लॉ में जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा आ रहा है, W1/W2 is equal to Z1/Z2, ठीक है। फॉर द सेम चार्ज पास्ड, ठीक है, दो सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा कैथोड या एनोड पर, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा ही है। हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 2। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो इससे अगर आप लिखोगे तो रेशियो ऑफ मास इज द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो है वो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना।
तो इसमें कुछ नया है ही नहीं, जस्ट देखने के लिए एक बार में कुछ नया लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ भी आप अब एनसीईआरटी से जब रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में आपको क्या ये जेड यूज़ करना पड़ रहा था, तब क्या ये इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये समझ में आया? तो ये भी काफ़ी आसान ही है। ठीक है, तो कल को अगर ये टर्म्स आपके सामने आ जाएं तो भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को जैसे नॉर्मली आंसर करते आ रहे हैं वैसे ही आंसर कर देंगे। ठीक है, जैसे अब आप देखो यहाँ पर, अच्छा मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, यहाँ पर नोटिस कर लेना। एक दो चीज़ें मैं और बताता हूँ। आप लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे, ये टर्म्स अभी भी कई बार काम आएंगे। 1 G- एटम, ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं 1 ग्राम एटम। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम, राइट। 1 G- मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। 1 G- आयन, ठीक है, और यू कैन से 1 ग्राम आयन। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ आयन। ठीक है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हाँ। मतलब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ऐसे ही इस चैप्टर में एक टर्म यूज होगा 1 ग्राम EQ, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको यूज करके लेट्स से जैसे बुकलेट में एक दो क्वेश्चंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये वाला करो, ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, जो अभी मैंने बताया उसके ऊपर बेस्ड ये 4 इनफैक्ट क्वेश्चन ट्राई करो, एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। ये जो अभी टर्म्स मैंने ऊपर बताया इनके बेसिस पर। अरे अरे अरे, इनके आंसर दो मुझे।
फर्स्ट का सर बी। फर्स्ट का सी। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखो ना, ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी। अब आई टी जो होता है वो क्या होता है, एम्पेयर सेकंड क्या होता है, कूलम, और वेट जो होता है वो ग्राम होता है, तो ग्राम अपॉन कूलम हो गया ना। है ना। राइट। फिर 76 का आंसर क्या रहेगा, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ। 1 फैराडे। हाँ, 1 फैराडे। अब 1 फैराडे कितना होता है, 96500 किलो। राइट। तो इसमें भी ये आंसर रहेगा। ठीक है, गुड। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 1 ग्राम फैराडे। इक्विवेलेंट, डी। राइट। दिस विल बी 1 फैराडे, है ना। गुड। इसमें बताओ 78 वाले में, 1 ग्राम एटम का मतलब हो जाएगा डी। 1 मोल ऑफ एटम। हाँ, तो एकदम सही आंसर इसका डी, क्योंकि 1 फैराडे है। 1 फैराडे 1 मोल कब करेगा, जब एन फैक्टर भी 1 होगा, राइट। तो यही केस है जिसमें एन फैक्टर 1 रहेगा। बाकी सब मेटल्स के केस में यहाँ पर एन फैक्टर 3 रहेगा, यहाँ पर एन फैक्टर 2 रहेगा, यहाँ पर एन फैक्टर 2 रहेगा। ठीक है, गुड। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी बात पर एक आध क्वेश्चन मैं और आपसे करवाऊंगा, एंड उसके लिए यस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, वापस से फैराडे सेकंड लॉ लगाना है। आंसर दो और केयरफुली देना, कैलकुलेट, इसमें केयरलेस मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है, तो वो अवॉइड करो।
सी। देखिए जरा, मुझे नहीं लग रहा, देखो आपने शायद केयरलेस मिस्टेक कर दिया होगा। 3 फैराडे है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो 3 should be equal to moles of aluminium into उसका n factor 3 should be equal to moles of copper into उसका n factor 2 should be equal to moles of sodium into उसका n factor 1, right? तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि मोल्स का रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का 1 मोल है, कॉपर का 1.5 है और सोडियम के 3 मोल्स हैं। तो सी ऑप्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ, तो केयरलेस मिस्टेक सी करी तो कि बोला नहीं? था सर। है ना, इसीलिए मैंने बोला केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको फैराडेज लॉज समझ में आ रहे हैं एंड किस तरीके से फैराडेज लॉज के साथ में डील करना चाहिए वो समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस वाला पार्ट तो एंड फैराडे सॉरी ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट एंड फैराडेज लॉज वाला पार्ट इज समथिंग व्हिच इज नाउ वी हैव डन एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब आप लोग इसके आंसर्स भी अच्छे से दे पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। अब इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस का बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस वाला पार्ट, कंडक्टेंस वाले पार्ट में थोड़ी सी थ्योरी है, तो वो थ्योरी मैं आप लोगों को एक बार करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट मी टेक दिस। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाला पार्ट जो है इसमें नोटिस करना, ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार के लिए मैंने यहाँ पर मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करी है। मेटल्स भी अच्छे कंडक्टर होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बट इनके बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो आप नोटिस करना। सबसे पहला डिफरेंस रहेगा, मेटल्स में द चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, वेयरएज इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर द चार्ज इज कैरिड बाय आयंस। ठीक है, मेटल्स में देयर इज नो केमिकल चेंज। ठीक है, जब कंडक्शन होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स में कैथोड एनोड पर रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कोई सब्सटेंस लिबरेट होगा,
तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, इस टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबको समझ में आता है? रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर एक मेटल है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? यहाँ पर नोटिस करना, क्या होगा, जो एटम्स हैं उनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाता है। तो वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है दे फेस मोर कोलिजन्स, तो उनका फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उनका फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मेटल्स के केस में था। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो आयंस हैं, ठीक है, जो आयंस ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज कैरी कर रहे हैं अपने साथ में, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। एंड उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, करंट आपका बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने उतना ही अप्लाई कर रखा होगा, अब करंट बढ़ जाएगा तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, स्पीड बढ़ गया होगा। ये समझ में आया आपको? मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिफरेंस जो है। अब हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में वो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्शन होता है उस चीज को डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, यहाँ पर देखना। पहला फैक्टर जो रहेगा वो तो सिंपल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयंस रहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयंस रहेंगे, ज्यादा कंडक्टेंस रहेगा, लेसर रेजिस्टेंस रहेगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्व करना, दूसरा एक फैक्टर रहेगा। मान लो पहला फैक्टर सेम है, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए नोटिस करना, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप नोटिस करोगे, ये आप लोगों ने एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में डेफिनेटली देखा था। एक बार क्विकली यहाँ पर रिकैप करना इसका। मान लो मेरे को आपसे पूछना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस कैसा रहेगा, तो आपको याद है क्या अपनी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज के ऊपर बेस्ड? मेडिकल वाले बच्चों को तो याद था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? क्या सर? ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इन सॉल्ट्स के बीच में, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में किसका कंडक्टेंस कम रहेगा, किसका कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना? तो मैं लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ही पूछ रहा हूँ आपसे।
देखो कैसा होता था इनमें, अनायन तो सेम है, कटायन की वजह से डिफरेंस आएगा। अब कटायन का चार्ज तो सेम है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना, कटायन का जो साइज है, जो गैशियस आयन का साइज है, वो Li+ का छोटा रहेगा। उसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन Li+ का ज्यादा होगा। ये याद है, ये आपने पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, कि Li+ का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब Li+ का हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से उसका जो एक्वस आयन का साइज है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक्वस आयन क्या होता था, एक्चुअल आयन और उसके आसपास के जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो अट्रैक्टेड रहेंगे, लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द आयन, उसको भी इंक्लूड करते थे एक्वस आयन की साइज में। तो अब इससे क्या हो जाएगा, Li+ का क्योंकि एक्वस आयन का साइज ज्यादा हो जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसका एक्वस आयन का साइज बढ़ गया है तो उसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है कि नहीं। एंड इसकी वजह से अब आप देखना कंडक्टेंस कैसा रहेगा, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो सेम है सब में, ठीक है, पर फ्लो यानी कि स्पीड जो है वो लिथियम आयंस की कम है, तो उनकी कंडक्टेंस भी कम रहेगी एंड दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द अदर आयंस। ये याद है कि नहीं याद है, ये आपने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, आप लोगों ने देखा होगा। याद करो, याद आया, ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें एक एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे नोट करवाया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना, कि अगर यही मैं पूरा लॉजिक यूज करूंगा तो H+ तो इन सबसे कम आना चाहिए कंडक्टेंस में, है ना। H+ का कंडक्टेंस तो इन सबसे और कम आना चाहिए, पर पता पड़ता है एक्सपेरिमेंटली कि H+ का कंडक्शन इन सब आयन से काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो है ये सॉल्वेंट का ही आयन होता है। तो जो सॉल्वेंट का आयन होता है उसका कंडक्शन का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे आप मान लो ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है एंड बीच में सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें Li+ आयन रखा हुआ है, तो ये Li+ आयन कैसा होगा, ये खुद ट्रैवल करेगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा एंड कंडक्शन शो करेगा, ठीक है। बट अगर मान लो यहीं पर इसी में H+ आयन के बारे में बात करूं, ठीक है, जो H+ आयन है वो एक्चुअली खुद पूरा मूव नहीं करता, ठीक है। वो क्या करेगा, वो हॉप करेगा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर और वाटर मॉलिक्यूल से फिर H+ निकल जाएगा, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H+ नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर हॉप करेगा एंड फिर उससे H+ निकल जाएगा। तो ये जो कंडक्शन का मैकेनिज्म है ये फास्टर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ पर कैसा है, Li+ आयन तो क्या होगा, घूमते फिरते टकराते डगमगाते, मतलब रैंडम मोशन करते करते धीरे धीरे इस तरफ खिंचता जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोलिजन भी बहुत सारे होंगे ना इसके। बट यहाँ पर कैसा है, ये H+ जो है ये क्योंकि सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल है तो इसको बॉन्ड बनाने में और बॉन्ड ब्रेक करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, एनर्जी बैरियर कम रहता है, तो ये फटाफट एक से दूसरे पे हॉप करते हुए जल्दी पहुंच जाएगा। तो सॉल्वेंट के जो आयंस होते हैं, ठीक है, उनका कंडक्शन काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू अदर आयंस, ठीक है। कल को आप मान लो वाटर में नहीं करो ये सब, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, कल को लेट से आपने डिसाइड करा कि हम तो लिक्विड अमोनिया में देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया में NH4+ आयन एंड NH2- आयन जो सॉल्वेंट के आयन्स हैं इनका कंडक्टेंस काफी ज्यादा होगा as compared to all the other ions in the solution, ठीक है।
तो ये एक चीज आप ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट का आयन होता है उसका कंडक्शन काफी फास्ट रहेगा। ये ठीक है, समझ में आया? अच्छा, फिर आप ऑब्जर्व करना और भी फैक्टर्स हैं, तो उसमें ये फैक्टर्स रहेगा आपका विस्कोसिटी का, ठीक है, टेम्परेचर का एंड डाइल्यूशन का, ठीक है। तो ये फैक्टर्स में विस्कोसिटी क्या होता है आपको पता है? आपने पहले सुना हुआ है क्या ये टर्म विस्कोसिटी? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट से रिलेटेड होता है ये, जैसे पानी है और हनी है, ठीक है। तो आपने नोटिस करा होगा कि पानी बहुत इजीली फ्लो करता है पर हनी इजीली फ्लो नहीं करता है। हनी इजीली फ्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि हनी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे उसको, वो हम लोग यूज करते हैं और वो हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी है, ठीक है। तो हनी का विस्कोसिटी वाटर से काफी ज्यादा होता है। तो कोई सॉल्वेंट का अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, वापस से जो आयंस का स्पीड होगा वो कम हो जाएगा एंड उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमको ध्यान रखना पड़ता है जब हम कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। टेम्परेचर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ी देर पहले ही, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो एक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग योर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें लास्ट फैक्टर जो है डाइल्यूशन वाला, ये मैं आपको थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा। आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे ना, तो कंडक्टेंस कम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक सही थॉट प्रोसेस है, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाना चाहूंगा आफ्टर डिफाइनिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कुछ टर्म्स जो हैं वो क्या रहेंगी, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं पूरा पूरा लिखने की जगह आप लोगों को इसी में से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी सिमिलर से सुनने जाने वाले टर्म्स होंगे, तो इनमें हम लोग कैसे इनको देखेंगे समझेंगे वो चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना, ठीक है। तो लेट मी टेक दीज टर्म्स। ऑल राइट,
तो इन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। उस टेबल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आप नोटिस करना। टर्म, उसका सिंबल, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट्स। ठीक है, ये चीजों का हमको एक टेबल आप भी अपने नोट्स में बना लो। ठीक है, एंड चाहिए तो इसको एक A4 पेपर पर लिखकर दीवार पे चिपका भी देना, क्योंकि इन टर्म्स का नाम जो है वो काफी सिमिलर सा रहेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपके सामने ऐसे है ना बहुत सारे सिमिलर साउंडिंग से नाम आएंगे। ठीक है, और कैसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो इनके बीच में। ठीक है, वो होता है, वो नेचुरल है। मतलब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मतलब मैं क्वेश्चन रीड करता था और क्वेश्चन में वो टर्म लिखे होते थे और मैं बार बार सोचता था कि यार मतलब ये कौन सा वाला टर्म है। फिर मैं सिंबल उसका याद करने की कोशिश करता था, उसके यूनिट्स देखता था और फिर उससे याद करता था कि अच्छा ये वाला टर्म था ये। तो मुझे काफ़ी बार ऐसे नोट्स और क्वेश्चंस के बीच में जाना पड़ता था बार बार देखने के लिए। और एक बार मैंने क्लियर भी कर लिया। ठीक है, मैं बैठ गया एक दिन कि आज पूरा दिन बैठ के इन टर्म्स को ही प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा, और वो हो भी जाता है। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद में वो मैं फिर से भूल गया, क्योंकि रिवीजन ही नहीं हो पाया। और वो टर्म्स ऐसी थी कि है आसान पर काफ़ी सिमिलर साउंड करने वाली टर्म्स थी। तो इसके लिए फिर मैंने जो समझा बेस्ट तो यही था कि एक चार्ट पर लिखकर, एक पेपर पर लिखकर दीवार पे चिपका देने का, एंड फिर आगे पीछे कभी भी आपके सामने जब वो पेपर आएगा दिखेगा तो एक बार से क्विकली रिफ्रेश कर लेना। तो फिर आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग आएगी, तो फिर आपका काफ़ी अच्छा ग्रास्प हो जाएगा इन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके टर्म शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म देखो, सबसे पहला टर्म है रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल रहेगा कैपिटल R, एंड दिस इज समथिंग विच इज सिंपली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे नोटिस करना। जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली आप लोगों ने वैसे तो शायद हो सकता है कि अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो। ठीक है, या आप लोगों ने हो सकता है जब अपन ने स्टार्टिंग आपने जूनियर क्लासेस में फिजिक्स में पढ़ा हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जितना लंबा कंडक्टर होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर एक मोटा वायर है, ठीक है, और एक पतला वायर है सेम लेंथ का, तो जो मोटा वायर है इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर जब हम वायर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यहाँ पर नोटिस करना। ये मेरी इलेक्ट्रोड्स होगी। ठीक है, मान लो ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, इनके बीच में मेरा इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ होगा। ठीक है, इनके बीच में मेरा इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। तो अब उस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस जो है वो कैसे देखा जाएगा, ऑब्जर्व करना है। जो ये रेजिस्टेंस रहेगा इस इलेक्ट्रोलाइट का, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कितना लेंथ है। ठीक है, ज्यादा लंबा हुआ तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो मेरी इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में जो एरिया है वो अगर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो रो रहेगा, ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो, रेजिस्टिविटी। ये हमारा इक्वेशन का कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो L अपॉन ए है, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है।
ठीक है, ये सेल कांस्टेंट कई जगह कई क्वेश्चंस में काम आएगा. इट इज द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम. ठीक है, हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर ये रेजिस्टिविटी. ठीक है, जो ये रो मैंने सिंबल बताया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसको बोलते हैं RHO, रो. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करा जाता है. ठीक है, इसको बोला जाता है, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? रेजिस्टेंस इन ओम of 1 centimeter length and 1 centimeter square cross sectional area of conductor. ठीक है, कंडक्टर या फिर यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, 1 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए. ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो जितना रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ये सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूलाज यहाँ पर एप्लीकेबल है. ठीक है, इसका यूनिट जरूर नोटिस कर लेना, इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा यूनिट तो ओम मीटर होना चाहिए था, ऐसा यूनिट, बट हम लोग क्या कॉमन यूनिट्स में काम कर रहे हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे ये सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब क्या होते हैं सेंटीमीटर वाले डायमेंशन में होते हैं. ऐसे मीटर मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है. लैब में आप देखोगे, आपको अगर कभी मौका मिलेगा लैब में इसको देखने का, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, मतलब टेबल के ऊपर आ जाएंगे अच्छे से. तो इनमें क्या है, सब सेंटीमीटर वगैरह में ही रहती है डायमेंशंस, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर की यूनिट्स में ज़्यादा देख रहे हैं. अच्छा, फिर नोटिस करना कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या रहेगा? कंडक्टेंस का सिंबल रहेगा कैपिटल G या फिर कैपिटल C. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा. इसका यूनिट्स देखना, इसका यूनिट कहलाता है ओम इनवर्स या फिर ऐसे सीमन, कैपिटल S से हम लोग डिनोट करते हैं इसका सिंबल, या फिर ओम के ऊपर ऐसे -1 ओम इनवर्स लिखने का. ठीक है, वैसे ही फिर आता है एक और टर्म कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. ठीक है, कंडक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इसका सिंबल होता है ऐसे कपा. ठीक है, के नहीं करना, ऐसा मत करना कि एक वर्टिकल लाइन और फिर ऐसे के बना दिया, वर्टिकल लाइन और फिर ऐसे सी जैसा कर्व जैसा कुछ बनाना, तो ये सही सिंबल रहेगा कापा का. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो कापा इज एक्चुअली 1/ρ, एज यू कैन सी. So it is the conductance in ohm inverse of 1 centimeter cubical electrolyte solution. ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक बेसिक टर्म्स थी जो हम लोगों को पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार जूनियर क्लासेस में, बट एक बार मैंने दोबारा आप लोगों को वो दिखा दिया है. ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्विक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे बता दो. ठीक है, इन टर्म्स को यूज करते हुए जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखी हैं. क्या आप लोग ये टर्म्स कॉपी कर पाए थे? नहीं. तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, कॉपी कर लो. यस सर. है ना, तो पहले बाद में भेज देना. ये पहली कहाँ तक कर लिया था? अरे एक भी नहीं लिखा था. चलो ठीक है, पहले लिख लो एक बार. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. ठीक है,
पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिख लो, फिर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी लिखवा दूंगा। तो आर के आगे क्या है फॉर्मूला में? तो फॉर्मूला क्या है? प्रायोगिक एक्सिस ते काय आहे रे फॉर्म्युला आर आरच्या समोर रो एल एल रो बाय आहे. एल. तेच हाँ रो है. हे भूषण याची हेडिंग काय आहे रे वरती? कोणती रे? याच्या वरती दिसत नाही ते. काय माहिती भाऊ. ऑल राइट, लिखा ये, नेक्स्ट लिखाऊं? कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिख लो। सर उसका फॉर्मूला बाकी है रेसिस्टिविटी का. अच्छा अच्छा,
डन सर। ठीक है, ये नीचे वाला देख लो आप, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वाला, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके बता दो। तो वो कंडक्टेंस के यूनिट के नीचे क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो? तो कंडक्टेंस है ना, उसके नीचे क्या है सर, मतलब फॉर्मूला के नीचे यूनिट है ना, ओम इनवर्स, उसके ओम नीचे। इनवर्स और हाँ, उसके नीचे सर। सीमन, SIEMEN। सर हम्म वो यूनिट है ना कंडक्टिविटी का, हम्म। उसका और है वो क्या है? और के नीचे यस सर। S सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आ रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स। हाँ, तो इसमें आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा दे दिया है।
है ना। आपको ये कापा के बारे में बोल दिया है, कापा इज 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड रेजिस्टेंस आपको बोल दिया है 56 ओम है। और अब आपसे L/A पूछ रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, R इज इक्वल टू रो L/A, एंड जो रो है वो 1 अपॉन कापा है, तो इससे आपको क्या मिल गया, L/A इज इक्वल टू R इंटू कापा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 56 इंटू 0.0112, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स भी बताना मुझे साथ में। .62 क्या यूनिट्स रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, दो और डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, एक रहेगा इसका मोलार कंडक्टेंस का और एक दूसरा रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक और टर्म है विच इज दिस मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टेंस, इसको ऐसे लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखना, इसका डेफिनेशन काफी लंबा सा है। सर ये इसी में है क्या? हाँ हाँ, इसी वो टेबल के अंदर ही है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि एक मोल ठीक है, इसका डेफिनेशन है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, VML सॉल्यूशन पर। ठीक है, VML सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, एंड एरिया इतना है कि पूरा सॉल्यूशन उनके बीच में आ जाए। तो इस सिचुएशन में जितना कंडक्टेंस होगा उस चीज को हम लोग मोलार कंडक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, कैसा है दोबारा समझना, इलेक्ट्रोड्स जो है 1 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और एरिया इतना है इन इलेक्ट्रोड्स का कि पूरा सोल्यूशन इनमें आ जाए, और उस सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ऑफ जो भी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए उसका। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये मैंने आपको, मैं एक बार डेरिवेशन दिखा देता हूँ इस फॉर्मूला का। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टेंस, है ना, एंड रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी। लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया इतना है कि पूरा का पूरा सोल्यूशन कैप्चर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स 1 है और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू द लेंथ, है ना।
लीटर में चाहिए तो यहाँ पर ये जो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और लेंथ जो सेंटीमीटर में है, इसको अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लीटर में आ जाए। ये सेंटीमीटर क्यूब में एरिया रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम रहेगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1000/A, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कंडक्टेंस रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा m, और ये जो A का वैल्यू रहेगा वो कितना आ गया, 1000/C, ठीक है। सो 1/A आ जाएगा एक्चुअली C/1000, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला नोटिस करना, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/C। तो ये मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। डेरिवेशन अब मैं रब कर देता हूँ क्योंकि डेरिवेशन आपसे कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। डेरिवेशन को छोड़ दो, कोई नहीं जाएगा इस डिटेल में डेरिवेशन की। क्या रहेगा आपके सामने, व्हाट इज इट दैट वी आर लुकिंग एट, दैट हम लोगों ने एक नई टर्म डिफाइन करी है, मोलार कंडक्टेंस, विच इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेटअप जिसमें इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर दूर है और एरिया इतना है कि पूरा सोल्यूशन उसमें आ जाए, ठीक है। तो इट विल बी मोलार कंडक्टेंस एट अ डाइल्यूशन V, ठीक है, क्योंकि हमने VmL का सोल्यूशन लिया है, ठीक है। और यू कैन से मोलार कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, ठीक है। इतना अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, दैट लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय C इंटू 1000, ठीक है। ये समझ में आया। और यूनिट देख लो आप, कापा का यूनिट था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर था, सेंटीमीटर क्यूब लगाया और ये 1000 यूनिट कन्वर्जन के लिए लगाया। तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट भी अब आप होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज दिस क्लियर। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, एक टर्म है कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह नहीं भी याद रहे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला रहेगा कि इसका रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। ये समझ में आया, इसको लिख लो।
लिखा सबने? शो थोड़ा नीचे वाला वन मोर, थोड़ा नीचे कर दो सर, वो नीचे वाला नहीं। नहीं, वो बस डायग्राम बनाया मैंने। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम लोगों ने कैप्चर करा हुआ है। ठीक है, ऐसा सेटअप है जिसमें 1 सेंटीमीटर दूर है इलेक्ट्रोड्स, और एरिया जो है वो इतना है कि पूरा का पूरा सोल्यूशन उनके बीच में आ गया है। ठीक है, फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी कर लिया ये। अब ऐसे ही एक और टर्म होता है कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा सबस्क्रिप्ट में से EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड ये भी हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिफाइन करते हैं, जैसे लैम्डा EQ एट गिवन नॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी तो उसका डेफिनेशन सेम रहेगा कि ऐसे 1 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रोड्स हैं और एरिया इतना है कि पूरा सोल्यूशन उसके अंदर है और सोल्यूशन के अंदर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा बाय नॉर्मेलिटी इनटू 1000। ठीक है, ये टर्म भी लिख लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा पार्ट था जहां पर हमको जस्ट ये टर्म्स को देखना था। ठीक है, बट इन टर्म्स को यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चंस एंड ऑल करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड अगेन ध्यान रखना, जैसा मैंने बोला है कि ये इजी पार्ट है, इंडिपेंडेंट है ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो। ठीक है, ये एक अलग से पूरा पार्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं और ये वापस से आसान पार्ट है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हमको समझनी रहेंगी और ये आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है। ठीक है, तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास में फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा, बुकलेट में आप लोग क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़े बहुत, तो डाउट्स हैं तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। आज जैसे मेडिकल के बैच में भी मैंने बुकलेट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करे, वो लोग डाउट लेके आए थे तो हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करे। आप लोग भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से जो ट्राई कर रहे हो, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ क्लास के अंदर वो ठीक है, पर थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग बुकलेट में से FBO, FBS,
ठीक है, या फिर गेट इक्विप्ड का सेक्शन जो है, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो वो मुझे बताओ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर आपको चाहिए तो मैं एक असाइनमेंट भेजूं थोड़ा सा इजियर क्वेश्चंस का। ओके मैंने ये एक असाइनमेंट भेजा था, ठीक है। चाहिए तो ये एक असाइनमेंट भेज देता हूँ मैं आज ग्रुप पर, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्राई करोगे तो आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। इसमें ऐसे लेवल 1 लेवल 2 दोनों के क्वेश्चंस हैं। मैं ये असाइनमेंट भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये असाइनमेंट अपन ट्राई करते हैं, मेडिकल में भी भेज दूंगा, आप लोगों को भी भेज दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे।